डेटिंग ऐप्स यूज़ करना इन दिनों एक ट्रेंड सा बन चुका है। एक पार्टनर की तलाश में हर दूसरा इंटरनेट यूज़र डेटिंग ऐप्स का सहारा ले रहा है। लेकिन जहां दिल जुड़ते हैं वहीं दिल टूटने की शुरुआत भी हो सकती है और कभी कभी बैंक अकाउंट भी खाली हो जाते हैं, क्योंकि ये डेटिंग ऐप्स अब स्कैमर्स का एक नया अड्डा बन चुके हैं। एक ज़रा सी भूल एक बड़ी मुसीबत भी ला सकती है। नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं जागरण अनस्कैम्ड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम की जो सिर्फ आपका पैसा ही नहीं, आपका भरोसा और मेंटल पीस भी चुरा लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोमांस स्कैम्स के बारे में। आज मेरे साथ हैं एक्सपर्ट मिस्टर अनुज अग्रवाल। ही इज़ द चेयरमैन सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ एंड एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रोमांस स्कैम आखिर होता क्या है और ये ट्रस्ट इतना कैसे बिल्ड कर लेते हैं लोग और इन सब के जाल में कैसे फंस जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, बाय नेचर जो ह्यूमंस हैं या इवन एनिमल्स हैं वो ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पर। इसी तरह से समाज और दुनिया चलती है। अब चूँकि फिज़िकल मिलना लोगों के लिए संभव नहीं है, भाग दौड़ की दुनिया है, तो ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और ये एक अच्छा प्रयास है। उसी में कुछ डेटिंग ऐप्स भी हैं जो यंग लोगों के लिए ख़ास तौर पर चल रहे हैं। लोग आपस में बातचीत करते हैं, अपनी आदतें, अपना व्यवहार, अपने प्रेफरेंसेस शेयर करते हैं और जब वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, उनकी आदतें मैच करती हैं, तो वो उन पर ट्रस्ट भी करते हैं। और जो स्कैमर्स हैं वो ख़ास तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि साइकोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं और वो सामने वाले की साइकोलॉजी को, उसके मन की बात को समझते हुए इसी तरह की बातें करते हैं जिससे वो ट्रस्ट बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। और चूँकि ये ह्यूमन नेचर है एक दूसरे पर विश्वास करना, हम स्वयं भी चाहते हैं कि जिसके साथ हम मिलें उससे विश्वास करें। एक बार ये विश्वास बन जाता है तो स्कैमर्स के लिए फिर उसका दुरुपयोग करना आसान हो जाता है। और सर, हम देखते हैं आज जैसे हमें पता है कि मिलेनियल्स हों या जेनजीज हों, सब ऑनलाइन ये ऐप्स यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और बिना मिले किसी से ये लाखों करोड़ों ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऐसा मतलब कैसे होता है? क्या ऐसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है? इसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, ये हमारी एक लिबरल एजुकेशन है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं तो कोई हमारे साथ गलत क्यों करेगा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों से मिलना, यही उनका पर्पज़ है। हम ग्लोबल होना चाहते हैं, हम दूर तरह तरह के लोगों से, अलग अलग टेस्ट के लोगों से मिलना चाहते हैं। तो ये एक जेन्युइन डिमांड है, एक जेन्युइन अर्ज है। लेकिन स्कैमर्स इसका फ़ायदा उठाते हुए कि लोगों दूसरों पर विश्वास करते हैं, वो अपनी प्रोफाइल इस तरह से बनाते हैं जो लोगों को सामान्यतः अट्रैक्ट करती है। और कहीं ना कहीं वो इतने होशियार होते हैं, साइकोलॉजी का जैसे मैंने कहा इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी बात को छिपा ले जाते हैं और लोगों के सामने एक ऐसा प्रोफाइल प्रस्तुत करते हैं कि इम्प्रेस हुए बिना लोग रह नहीं पाते हैं। ऑफ कोर्स एक बार आप इम्प्रेस हो गए, आप उनके माया जाल या मकड़ जाल में आ गए, फिर लाखों क्या लोग करोड़ों भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट करते हैं, या फॉर एग्जांपल जो डाइवोर्स्ड लोग होते हैं या कोई सिंगल प्रोफेशनल्स होते हैं या कुछ लोग जो होते हैं काफ़ी लोनली फील कर रहे होते हैं और वो ऑनलाइन प्रोफाइल्स बना लेते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है? आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग इसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कह सकते हैं, जिसमें एक यंग एज ग्रुप 25 से 35 या 40 तक का है, जिसमें ऑफ कोर्स ऐसे लोग जो परिवार से दूर हैं, वो सिर्फ डाइवोर्स्ड की बात नहीं है, जो सिंगल हैं, अकेले रह रहे हैं, या प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिसमें लोग अकेले हो जाते हैं, सामाजिक जो सिस्टम है उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, और ऐसी बातें वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहते हैं। तो ये जो स्कैमर्स हैं, जो शार्क्स हैं, वो ऐसी प्रोफाइल्स को सर्च करते रहते हैं जहाँ पर लोग वल्नरेबल हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, इसमें पुरुष भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो दूसरी साइड पर आप जिसको देख रहे हैं पुरुष या महिला, वो एक्चुअल में वही है। सोशल मीडिया पर अगर अपने आप को कोई पुरुष या महिला प्रस्तुत कर रहा है तो उसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि आप मिले तो कभी हैं ही नहीं।
तो ये वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, जो लोनली है, जो समाज से दूर है, परिवार से दूर है, वो अक्सर ऐसे मामलों में शिकार हो जाते हैं। इसलिए सोशल सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, फैमिली सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग इससे दूर हैं किसी मजबूरी से या जानबूझकर, वो इनका शिकार जल्दी होते हैं। जी, और कुछ केसेस में हमने देखा है कि सेक्सटॉर्शन का शिकार भी हो जाते हैं लोग। तो मतलब जैसे पहले प्यार किया, फिर ब्लैकमेल किया, और फिर तो ऐसे केसेस में अगर कोई फंस गया तो विक्टिम को क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये काफ़ी ऐसे मामले आए हैं जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ना सिर्फ बातचीत आगे बढ़ी, लोग फिज़िकली मिले, और कुछ हद तक तो शादियां भी हो गईं, जहां पर लोगों को शादी के बाद पता चला कि उनका जो पार्टनर है उसकी प्रोफाइल जो बताई गई है उससे बिल्कुल उलट है। एक दो मामलों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एक प्रोफाइल जो कि डॉक्टर की बताई गई, शादी के बाद पता चला कि वो व्यक्ति रिक्शा चलाता है। तो ये ऐसे एक्सट्रीम मामले भी सामने आए हैं जो कि सेक्सटॉर्शन में बदल जाते हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ में बदल जाते हैं, और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल अब्यूज़ तो होता ही होता है। तो सोशल मीडिया पर मिलना अच्छी बात है, एक बात है, लेकिन उस पर आंख मूंद कर विश्वास करना और फिर फाइनेंशियल या सेक्सुअल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होना, ये एक बिल्कुल अलग बात है, और इसमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर या किसी भी प्रकार के जो दूरस्थ माध्यम हैं, उसमें अक्सर ऐसे लोग हैं जो लोगों की विश्वास करने की जो आदत है उसका दुरुपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसी प्रोफाइल से बचना चाहिए। इनफैक्ट जो मैरिज वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ भी जो केवाईसी का नॉर्म्स है, नो योर कस्टमर है, वो बहुत ही पुअर है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। तो अगर कोई सीरियस मैरिज का प्रपोज़ल भी वहाँ से आ रहा है, तब भी आपको अपने स्तर पर पूरी जांच पड़ताल ज़रूर करनी चाहिए। केवल वेबसाइट के बताए हुए, या चूँकि वो वेबसाइट पर है और वो पेड मेंबर है, तब भी उस प्रोफाइल में विश्वास नहीं करना। जी, अपना पर्सनली बैकग्राउंड चेक ज़रूर आपको पूरा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आप अगर एंटर हो रहे हैं तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो रहा है, शारीरिक रूप से जुड़ाव हो रहा है, पारिवारिक जुड़ाव हो रहा है, और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो है ही है उसका। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और उसका दुष्परिणाम बहुत खतरनाक होता है। भावनात्मक रूप से लोग सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं या अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। तो निश्चित रूप से स्वयं जांचना अति आवश्यक है। ऐसी बहुत घटनाएं हो रही हैं जहां पर इवन जो शादी वेबसाइट्स हैं वो भी प्रोफाइल्स को ठीक से क्रॉस चेक नहीं करते हैं। जी, अब जैसे अभी आपने बताया बहुत घटनाएं हो रही हैं, तो क्या कोई ऐसा केस आपके सामने आया या आपने कभी मतलब सुना कि किसी के साथ ऐसा हुआ? देखिए, मैं आपको 2 या 3 छोटी-छोटी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो कि एक सैंपल हैं। एक घटना में डेटिंग वेबसाइट पर किसी एयर होस्टेस जो कि अपने मित्रों के साथ कहीं पार्टी में थी, उसकी तस्वीर को उन्होंने टैम्पर करके ड्रेसेस को चेंज करके डाल दिया, और उसका फ़ोन नंबर भी डाल दिया, और उसके पास तरह तरह के फ़ोन आने लगे, और लोग उसको जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, और ये भी कहा गया कि आप डेटिंग पैसे लेके करते हो। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने फ़ोटोज़ को जहाँ तक संभव हो प्राइवेट सोशल मीडिया पर डालें, पब्लिक ना करें। एक और मामले में अमेरिका में रहना बताकर किसी व्यक्ति ने एक महिला को, जो कि अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पे काम करती थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा सिंगल थी, वल्नरेबल सेक्शन थी, उसको ये कहा कि वो आया हुआ है और कस्टम में चूँकि फंस गया है, आपके लिए गिफ्ट लाए थे लेकिन वो कस्टम में फंस गया है, इसलिए उसको बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ गई है, और कुछ ट्रांजैक्शंस के थ्रू 1 करोड़ से भी ज़्यादा उस महिला से उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया, जबकि निश्चित रूप से वो एक स्कैम था। तो चूँकि महिला भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी थी, तो उसको ये लगा कि वो अपने ही किसी रिश्तेदार की, मित्र की हेल्प कर रही है। तो ऐसे मामले बहुत आए हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर आए हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति आपको दूर से ये बताता है कि उसका प्रोफाइल ऐसा है, और वो फिर फाइनेंशियली या सेक्सुअली नज़दीकी या ट्रांसफ़र की बात करता है, तुरंत सावधान हो जाएं। सोशल मीडिया पे बात करना अलग बात है, लेकिन फ़ोटो वीडियो ना शेयर करें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ना पड़ें, और अगर फिज़िकल मिलने की बात आए तो हमेशा पब्लिक प्लेस में लोगों के सामने मिलें, होटल रेस्टोरेंट के अकेले कमरों में, रेलवे स्टेशन पर, खाली गलियों में, ऐसी जगह मिलना खतरनाक और दुष्परिणाम वाला हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मामले आ चुके हैं।
जी तो क्या जो ऐसे स्कैम्स होते हैं इंडियन लॉ के तहत क्या ये पनिशेबल माने जाते हैं? बिल्कुल इंडियन लॉज के तहत ये पनिशेबल हैं। महिलाओं के विरुद्ध अगर किसी प्रकार का अपराध होता है तो उसमें जो इंडियन पिनल कोड, जिसे अब बीएनएस के नाम से जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। आईटी एक्ट में भी ऐसे मामलों में स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। 3 से 7 साल की सज़ा है और जुर्माना भी है। और इसके लिए अलग कोर्ट्स बनी हुई हैं जहाँ पर कई बार जल्दी इनका निपटारा किया जाता है। अगर सेक्सुअल अब्यूज़ का मामला है तो उसमें उम्र कैद तक की सज़ा है और उसके लिए बहुत ही सख्त कानून आईपीसी या बीएनएस में है। तो कानून तो बने हुए हैं, लेकिन कानून का सहारा ना लेना पड़े और इससे अगर बचा जा सके तो मुझे लगता है कि वो कहीं बेहतर है। उससे आप डिजिटल वर्ल्ड का पूरा आनंद भी ले पाएंगे और उसके दुष्परिणामों से बच सकेंगे। जी और हमने देखा है बहुत केसेस में स्कैमर्स जो है फॉरेन कंट्रीज़ के होते हैं, तो क्या इनमें लीगल एक्शन लेना और पैसे वापस लाना क्या रियलिस्टिकली पॉसिबल है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अगर स्कैमर किसी विदेश का है और आप अपने पैसे को बाहर के अकाउंट्स में यानी दूसरे देश के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसी समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आखिर हम बाहर के देशों में पैसा क्यों भेज रहे हैं। उस केस में हालांकि कानूनी प्रोविज़न तो है कि हम बाहर के देशों में भी फ्रॉड होने पर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा प्रैक्टिकली ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो जहाँ भी बाहर के देशों में पैसा ट्रांसफ़र करने की बात आए, और ये कानूनन आपके लिए भी गलत हो सकता है क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आप बाहर ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। तो उसमें बैंकों की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर के देश में पैसा भेजना चाह रहा है तो वो उससे ये पता करें कि आखिर क्या ट्रांजैक्शन है, किस प्रकार की सेवाएं ली गई हैं, उत्पाद खरीदे गए, इनवॉइस वगैरह क्या है। तो स्कैमर्स को रोकने के लिए बैंक का भी उसमें रोल है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं लोग उसका रास्ता निकाल लेते हैं। बाहर से पैसा वापस लाना थोड़ा मुश्किल है। होता है। और मान लीजिए अगर किसी का पैसा चला गया या कोई किसी का पर्सनल डेटा लीक हो गया तो क्या वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है कोर्ट में जाके? देखिए अभी जो कानूनी व्यवस्था है उसके तहत कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है। आने वाले समय में जो कानून आने वाला है उसमें दंड की व्यवस्था है। जो व्यक्ति लीक करेगा उसके लिए दंड की व्यवस्था है। कंपनसेशन के लिए सिंपली सिविल लॉ, जो कॉमन लॉ है, उसको यूज़ करना है। वो थोड़ा कम्बरसम है, बट यस, किसी के साथ भी कोई भी ऐसी घटना आपराधिक हो जाती है और अगर वो उसके लिए कंपनसेशन क्लेम करना चाहता है तो कॉमन लॉ इज़ ऑलवेज अवेलेबल, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज़ अवेलेबल, तो उसमें कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है। स्पेसिफिक लॉ इसके लिए नहीं है कोई। अभी आईटी एक्ट में प्रोविज़न है, लेकिन वो जल्दी ही बदलने वाला है। जी और अगर किसी को शक हो कि वो ऐसे स्कैम का शिकार बन रहा है, मान लीजिए बहुत दिन तक बात हो रही है लेकिन धीरे धीरे हिंट्स मिलने लगे हैं एंड जो सामने वाला है वो थोड़ा सा स्मार्ट है और उसको लगा कि नहीं ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुरंत क्या स्टेप्स लेने चाहिए उनको? देखिए सबसे पहले तो आपको उस कम्युनिकेशन को रोकना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ये समझते हो कि आप किसी प्रकार के स्कैम में फंस रहे हो या आप मानसिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हो सामने वाले के प्रति, आपको उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। और अगर किसी प्रकार से फिर भी आपको थ्रेट आ रहा है या लगातार वो आपको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो आपको पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। उसके कई सारे तरीके हैं। अगर आप फिज़िकली नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन cybercrime.gov.in, जो भारत सरकार की गृह मंत्रालय की एक वेबसाइट है, और महिलाओं के लिए उसमें एक अलग सेक्शन है ताकि आपकी जो कंप्लेंट है वो डिस्क्रीट रहे, वो पब्लिक डोमेन में ना जाए। तो वहाँ पर व्यवस्था है, आप अपने स्क्रीनशॉट वगैरह के साथ उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। अब करीब करीब सभी ज़िलों में साइबर सेल या साइबर थाने बन गए हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए भी एक डेस्क होती है और वहाँ पर जाके महिलाएं और बच्चे अगर हैं तो वो अपनी शिकायत कर सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं कि उनकी शिकायत को निजी रखा जाए, गुप्त रखा जाए, उस पर कार्रवाई होती है। और ये करना इसलिए भी आवश्यक है कि ताकि वो अपराधी ना सिर्फ आपको परेशान ना करे, आपको शिकार ना बनाए, अगर संभव हो और पुलिस कार्रवाई करे तो वो आगे आने वाले और विक्टिम को भी बचाया जा सकता है।
जी, और आखिरी सवाल, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे या क्या सेफ्टी टिप्स देना चाहेंगे उन लोगों को जो ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी आप सोशल मीडिया पर जाएं, जहाँ तक संभव हो सके अपनी कमज़ोर बातों को, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को, कि मैं अकेला हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे एक साथी की आवश्यकता है, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, इस तरह की बातें अगर आप अपनी कमज़ोरियाँ लोगों के सामने जाहिर करेंगे, तो जो आपकी फ्रेंड लिस्ट है उसमें अगर कुछ क्रिमिनल्स हैं तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात, जब भी पैसा ट्रांसफ़र करने की बात आए या अकेले में मिलने की बात आए, आप बिल्कुल सावधान हो जाएं, किसी भी हालत में ये ना करें। अगर कोई आपका मित्र है तो भला उसे पब्लिक प्लेस में आपसे मिलने की क्या दिक्कत है, भला उसे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि होटल में बैठकर सबके सामने चाय पी जाए या खाना खाया जाए। और अगर कोई आपका जेन्युइन फ्रेंड है तो वो आपसे भला पैसा क्यों चाह रहा है, वो तो शायद आपकी मदद करना चाहता है या मदद करना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा डिजिटल एक्सपीरियंस, सोशल मीडिया एक्सपीरियंस प्लेजेंट रहेगा और हम कुल मिला के तकनीकी का सही फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर हम अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी मानसिक अक्षमताओं को दूसरों के हाथ में खेलने के लिए देंगे तो शायद उसका वो गलत फ़ायदा उठा सकते हैं और फिर नुकसान होने के बाद सिवाय परेशान होने के, पछताने के कुछ और हाथ आता नहीं है। तो निजता अपनी अपने हाथ में है। निजी जानकारी, बैंक की जानकारी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स कभी भी सोशल मीडिया पे किसी को भी ना निजी रूप में, ना आधिकारिक रूप में, ना पब्लिकली शेयर करनी है। कोई भी बैंक, कोई भी अथॉरिटी आपसे आपकी निजी जानकारी को नहीं मांगता है। OTP कभी शेयर ना करें। मुझे लगता है अगर ये बेसिक चीज़ें, इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, सोशल मीडिया पे यूज़ करते समय लिंक्स को क्लिक ना करें, क्योंकि अक्सर कुछ मैलवेयर, जिसे हम वायरस भी कह सकते हैं, आपके फ़ोन में, कंप्यूटर में डाउनलोड हो सकते हैं, जो आपकी निजी तस्वीरें, वीडियो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चुरा के अपराधियों के हाथ में दे सकते हैं और फिर आप सेक्सटॉर्शन जैसी चीज़ों का शिकार हो सकते हैं। तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, एटिकेट्स हैं, डिजिटल एटिकेट्स हैं, डिजिटल डिसिप्लिन है, उसको हम अगर फॉलो करेंगे तो हमारा डिजिटल यात्रा सुखद रहेगी, हम उसका फ़ायदा उठाएंगे टेक्नोलॉजी का, अदरवाइज़ क्रिमिनल्स के हाथ में जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, इतनी डिटेल में स्कैम्स और रोमांस स्कैम्स के बारे में समझाने के लिए, और जो आपने लास्ट में डिजिटल हाइजीन कह सकते हैं या डिजिटल एटिकेट कह सकते हैं, वो नॉट जस्ट जेनजीज बट आई थिंक सारे एज ग्रुप्स के लोग, जितने भी लोग स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं या सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उन सबको इन टिप्स का ध्यान देना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। जागरण अनस्कैम्ड के आज के इस एपिसोड में आप सभी का जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।